बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सबका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ नीतीश भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पान की खेती बन सकती है किसानों के लिए वरदान। सरकार किसानों को पान की खेती के लिए दे रही है 50% सब्सिडी। किसान www.upagriculture.com पर लॉगिन करके उठा सकते हैं योजना का फायदा। आलू के किसानों के लिए मौसम विभाग ने जारी की सलाह। फसल को झुलसा रोग से बचाने के लिए सही समय पर करें छिड़काव। कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग में देश ने कीर्तिमान किया स्थापित। देश के कृषि निर्यात में हिस्सेदारी 51% तक पहुंची। किसानों की आय को दोगुना करने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए वर्तमान सरकार कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर में लगातार कर रही है सुधार। गर्मी के मौसम में मौसम विभाग ने गांगेय, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान अलग अलग हिस्सों में भीषण लू चलने की जताई आशंका। और अब खबरें विस्तार से। सरकार किसानों को कई प्रकार की फसलों की खेती पर सब्सिडी प्रदान करती है ताकि किसान सब्सिडी का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ा सकें। सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ नकदी फसलों की भी खेती करें ताकि वे अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने किसानों के लिए पान विकास योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को पान की खेती पर 50% सब्सिडी दी जाती है। पान की खेती पर सब्सिडी देने के पीछे सरकार का उद्देश्य देश में पान का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के लाभ के लिए किसान भाइयों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। www.upagriculture.com पर लॉगिन करने आपको सभी जानकारी दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के लिए किसानों के लिए आईएमडी की तरफ से कृषि सलाह जारी की गई है। किसान इन सलाहों का पालन करते हुए फसल नुकसान से बच सकते हैं और बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल को 6 कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है। आईएमडी ने सभी अलग अलग कृषि मौसम क्षेत्रों को लेकर सलाह जारी की है। आलू के लिए सलाह जारी करते हुए कहा गया है कि वर्तमान में जो मौसम चल रहा है उससे आलू में लेट ब्लाइट रोग होने की संभावना है। ऐसे में आलू की लगातार निगरानी करते रहें। झुलसा रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 64% और सिमोक्लासिन 8% 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें। गर्मी के मौसम ने तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पर्वतीय इलाकों को छोड़ दिया जाए तो देश का अधिकांश हिस्सा इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। बंगाल से लेकर ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में लगातार बढ़ते तापमान ने जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने गांगेय, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान तटीय ओडिशा, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, आंतरिक कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में भीषण लू चलने की आशंका भी जताई है। दिल्ली में शुक्रवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म रहा है। इस गर्मी में पहली बार तेज धूप के चलते अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा यानी 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन भर की गर्मी के बाद शाम 7 बजे के बाद दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चली। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। हवा की गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की तक रहेगी और हल्की वर्षा भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में ताज़ा बर्फबारी हुई है। यहाँ लाहौल और स्पीति बर्फ की चादर में ढक गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बर्फबारी के साथ बारिश की भी चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 26 अप्रैल की शाम से 30 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। आज और 29 अप्रैल के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का ज़्यादा असर रहेगा। मैदानी और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश की भी संभावना है। सरकार ने चीनी मिलों को एथनॉल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए चालू वित्त वर्ष में एथनॉल बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर 6.7 लाख टन बी हैवी शीरे का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। खाद्य मंत्रालय ने इस विषय में जानकारी साझा करते हुए कहा है कि पिछले साल 7 दिसंबर को बी हैवी शीरे का उपयोग पर प्रतिबंध लगने से पहले चीनी मिलों के पास बी हैवी शीरे का अतिरिक्त स्टॉक मौजूद था। हालांकि सरकार ने उसके एक हफ्ते बाद ही प्रतिबंध को उलटते हुए गन्ने के रस और बी हैवी शीरे के उपयोग की अनुमति दे दी थी, लेकिन यह मंजूरी चीनी विपणन सत्र 2023-24 में एथनॉल उत्पादन के लिए 17 लाख टन चीनी के इस्तेमाल की कुल सीमा के साथ दी गई थी। कृषि और फूड प्रोसेसिंग उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का देश के कृषि निर्यात में हिस्सेदारी 21% तक पहुंची। साल 2023-24 में एग्री एक्सपोर्ट करीब 27 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। किसानों की आय को दोगुना करने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए वर्तमान सरकार कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर में लगातार सुधार कर रही है। किसानों की आय को दोगुना करने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए वर्तमान सरकार कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर में लगातार सुधार कर रही है, जिससे 2024 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता की कमान संभाली है, तब से कृषि क्षेत्र का विकास उनके लिए प्राथमिकता की सूची में रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई ऐसी योजनाएं शुरू की जो कि मौजूदा वक्त में अन्नदाताओं को व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचा रही है। इसी कड़ी में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने एक ऐसा आंकड़ा जारी किया है जिससे कृषि निर्यात में तेजी देखने को मिल रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने कृषि निर्यात को वित्त वर्ष 1987-88 में 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2022-23 में 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा दिया है। भारत की कृषि निर्यात में एपीडा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं देखा जाए तो भारत के कृषि निर्यात में एपीडा का योगदान 51% रहा। अप्रैल-दिसंबर 2023 की अवधि में एपीडा के निर्यात समूह में 23 प्रमुख वस्तुओं में से 18 ने सकारात्मक वृद्धि का प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही विशेष रूप से 15 बड़े प्रमुख वस्तुओं में से 13 जिनका निर्यात पिछले वर्ष 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। इसके अलावा इस अवधि में प्रोसेस्ड सब्जियों के निर्यात में 24% की वृद्धि हुई है। वहीं प्रोसेस्ड वस्तुओं, बासमती चावल और ताजी सब्जियों के निर्यात में भी पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। मुख्यतः ताजे फलों के निर्यात में भारत ने उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की है। यह पिछले वर्ष के 102 देशों की तुलना में आज 111 देशों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हाल ही में एपीडा ने समुद्र के रास्ते भारत से रूस तक केले के निर्यात की सुविधा प्रदान की है। एपीडा ने अधिक निर्यातकों को नए उत्पादों के नए स्थानों तक भेजने के लिए नए तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। वहीं रूस ने हाल ही में केले सहित भारत से उष्णकटिबंधीय फलों की खरीद में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। केला रूस का प्रमुख कृषि आयात है और वर्तमान में मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर से इसका आयात किया जा रहा है। अजय परिहार, डीडी न्यूज। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच पृथ्वी पर मंडरा रहे पर्यावरणीय खतरे से कृषि फसलों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। इसके मद्देनजर कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर में रेडी के विद्यार्थियों द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस जागरूकता के अवसर पर रैली का आयोजन किया गया।
विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया तथा विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित की। रैली के दौरान विश्वविद्यालय स्टाफ महाविद्यालय द्वार पर उपस्थित रहा। रैली में विद्यार्थियों ने युद्ध नहीं गौतम बुद्ध चाहिए, हमें पर्यावरण पूरा शुद्ध चाहिए जैसे उद्घोषों के साथ रैली निकाली। साथ ही विद्यार्थियों ने सैकड़ों पौधे लगाकर पर्यावरण शुद्ध रखने का संदेश दिया। इसके साथ ही प्रसार शिक्षा विभाग सभागृह में आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर विद्यार्थी को यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने प्रत्येक जन्म दिवस पर एक पौधा अवश्य लगाएं। डॉक्टर बलराज सिंह ने कहा कि व्यक्ति भोजन और पानी के बिना कुछ समय तक अपने जीवन की कल्पना कर सकता है, लेकिन प्राणवायु ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। इसलिए हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देने वाले पौधों को लगाना चाहिए। वर्ल्ड अर्थ डे से रिलेटेड है एंड मोर और लेस द क्वेश्चंस विल बी आउट ऑफ द थीम ओनली, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। हमने दूसरे एरियाज को उसमें टच नहीं किया है, सिर्फ प्लास्टिक को टच किया है, क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरा है वो प्लास्टिक से ही है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो है। और अब जान लेते हैं मंडी भाव। छब्बीस अप्रैल को मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो राजकोट और हुबली मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं लक्ष्मेश्वर और जसदण मंडी में नरमी रही, जबकि जेतपुर मंडी में भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 25 अप्रैल को मूंगफली का भाव रहा 5,950 रुपए। 26 अप्रैल को इसके भाव में 425 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,525 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही जेतपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहां 25 और 26 अप्रैल को मूंगफली 5,675 रुपए पर बिकी, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 25 अप्रैल को मूंगफली का भाव रहा 6,015 रुपए। 26 अप्रैल को इसके सौदे 85 रुपए चढ़कर 6,100 रुपए पर हुए। कर्नाटक की हुबली मंडी में 25 अप्रैल को मूंगफली का भाव रहा 6,989 रुपए। 26 अप्रैल को इसके सौदे 214 रुपए मजबूत होकर 7,203 रुपए पर हुए। वहीं लक्ष्मेश्वर मंडी में बीते गुरुवार को मूंगफली का भाव था 6,553 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 193 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,360 रुपए पर आ गया। मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 11,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,38,000 टन के पार पहुंच गया है।
जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 5,26,953 टन का रहा था। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो 26 अप्रैल को टमाटर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान टमाटर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 25 अप्रैल को टमाटर का भाव रहा 850 रुपए। 26 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 850 रुपए पर बना रहा। इसी तरह जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहां 25 और 26 अप्रैल को टमाटर 2,250 रुपए पर बिका। पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 25 अप्रैल को यहां टमाटर का भाव था 1,550 रुपए। 26 अप्रैल को इसके सौदे 700 रुपए उछलकर 2,250 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में बीते गुरुवार को टमाटर का भाव था 1,400 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 500 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में टमाटर के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 25 अप्रैल को टमाटर का भाव था 1,700 रुपए। 26 अप्रैल को इसके भाव 25 रुपए लुढ़ककर 1,675 रुपए पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखे अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में किसान इस समय मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में ही किसान तिल की फसल की समय पर सिंचाई कर ले। यहाँ मिर्च की फसल को थ्रिप्स से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। आंध्र प्रदेश में ही गन्ने को स्मट रोग से बचाने के लिए प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में मक्के में फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। तेलंगाना के किसान सभी सब्जियों की समय पर सिंचाई कर लें। यहाँ खीरे को रस चूसक कीट से बचाने के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव करें। तेलंगाना में संतरे को माइट के प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। तेलंगाना के किसान टमाटर को रस चूसक कीट से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। यहाँ भिंडी में लीफ हॉपर के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। तिल की फसल को चूसक कीट से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। तमिलनाडु के किसान गन्ने की फसल में छेदक कीट के नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। केरल में इस मौसम में काली मिर्च के पौधे लगाए जा सकते हैं। यहाँ के किसान सुपारी की फसल की समय पर सिंचाई करें। केरल में नारियल में गैंडा बीटल के प्रबंधन के लिए रेत और नीम केक के मिश्रण का छिड़काव कर लें। यहाँ केले के पौधों में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें।
शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और अब समय है कुछ खास खबरों का। संदेश खाली में हथियार मिलने के बाद एक बार फिर राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। इस मामले में भाजपा ने राज्य सरकार के विरुद्ध आक्रामक रवैया अपनाया है। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि टीएमसी नेता के घर से मिले ये हथियार विदेशी हैं। सुकांत मजूमदार ने राज्य सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा है, संदेश खाली में बरामद विस्फोटक का इस्तेमाल एंटी नेशनल गतिविधियों में हो रहा था। शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर प्रतिबंध लगाने और उसे आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि इसके सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 1 मार्च को पश्चिम बंगाल की अपनी रैली में संदेश खाली मामले पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला किया था। पीएम ने कहा था कि ममता बनर्जी इस मामले में वोट की राजनीति कर रही हैं। वहीं टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर चुनाव के दिन संदेश खाली में छापेमारी करने के लिए सीबीआई के खिलाफ शिकायत की। उल्लेखनीय है कि संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को कई स्थानों पर छापेमारी की थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। प्रवर्तन निदेशालय के समन की अवहेलना के मामले में अमानतुल्लाह खान को जमानत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय के समन पर आप विधायक के पेश नहीं होने पर कोर्ट से शिकायत की गई थी, जिसके बाद अदालत में जारी समन वह पेशी के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पीएम मोदी की बौद्ध धर्म में आस्था पर सवाल उठाने पर महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के संस्थापक और अध्यक्ष भिक्खू संगसेना ने कहा कि भारत में बौद्ध लोगों के लिए पीएम मोदी ने बहुत कुछ किया है। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा सीट के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की है। ओवैसी अपने चुनाव क्षेत्र में घर घर जाकर मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं। नैनीताल के जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 इसकी मदद से आग पर पानी की बौछार की गई। यहाँ के म्युनिसिपल अधिकारी ने आग पर नियंत्रण पाने की पुष्टि की। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की नंदीगामा में एक फार्मा कंपनी में भीषण आग लग गई। एल्विन फार्मा के अंदर फंसे लगभग 30 से 40 कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकल गए। मजदूरों ने बताया कि वेल्डिंग कार्य के दौरान निकली चिंगारी के बाद आग लग गई थी। एसी यूनिट में विस्फोट के बाद आग तेजी से फैली।
जम्मू कश्मीर के रामबन जिला में भारी भूस्खलन हुआ। रामबन गूल रोड पर रामबन से कुछ किलोमीटर दूर ककराला मोड़ परनोट क्षेत्र में भूस्खलन और जमीन धंसने के बाद कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। परनोट गांव में करीब 30 घर क्षतिग्रस्त हुए। प्रशासन ने करीब 50 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शनिवार की सुबह भीषण सड़क हादसे में 19 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस इंदौर से अकोला जा रही थी। इस दौरान यात्रियों से भरी बस खाई में पलट गई। मौके पर पहुंची 4 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल लाया गया। भारतीय वायुसेना के डिजी लॉकर मंच के साथ मिलकर एक परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा की शुरुआत की गई। डिजी लॉकर के साथ मिलकर यह पहल, इसके तहत अग्निवीर वायु भर्ती सहित वायुसेना की विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल उम्मीदवारों की शैक्षणिक दस्तावेजों का डिजिटल रूप से सत्यापन होगा। और इसी के साथ किसान समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।